हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने सिर्फ केवल पेपर ही लगा लिया, ठीक है, अगर आपने केवल पेपर लगा लिया, जितने मैंने अब तक पेपर अपलोड किए हैं और नए जो अपलोड कर रहा हूं डेली आपको, अगर आपने उतने पेपर भी लगा लिए तो 120 प्लस से मार्क्स से आपके कम नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चंस मैं कराता हूं, बिल्कुल जो है डिफरेंट टाइप के जो नए क्वेश्चंस, नए पेपर पे जो जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं नए एग्जाम्स में 2024 में, जिस तरीके से क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहेगी उस तरीके के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देने का प्रयास करता हूँ डेली। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारा क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रगतिशील कक्षा से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हर सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको प्रगतिशील कक्षा मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से हम सिंपल सा जो है फैक्ट से समझ लेंगे और हमेशा आपको कभी गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। एज अ टीचर आप आपकी क्लासरूम जो है प्रगतिशील कक्षा है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आप किस प्रकार से देखते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब है कि हर प्रकार का बच्चा जो है उसके इंटेलेक्चुअल, शारीरिक सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो जैसे कि एक क्लास में एक बच्चा जो है बहुत अच्छा पढ़ने में, एक बच्चा सामान्य है और एक बच्चा जो है दृष्टिबाधित है और एक बच्चा श्रुतिबाधित है, मतलब जिसको सुनने में समस्याएं, एक बच्चा बहुत ही जो है क्रिएटिव माइंडेड है। तो इस तरीके से विभिन्नताएं जो मिलती हैं आपको, इनको जो है किस रूप में आपको देखना चाहिए। तो देखिए, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड के रूप में, कि मतलब योग्यता जैसे कि मान लीजिए कि जो जिनको आंख से कम दिखता हो उनका एक ग्रुप बना लीजिए, या फिर जो है पढ़ने वाले बच्चों का एक ग्रुप बना लीजिए, या फिर सामान्य बच्चों का एक ग्रुप बना लीजिए, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल भी गलत है। एक प्रगतिशील कक्षा में सबको बराबरी का जो है मौका देना चाहिए और सबको बराबर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको ज़्यादा जो है ध्यान दो और जो बच्चे जो है सामान्य हैं उन पर कम ध्यान दो, या जो भी विशिष्ट बालक हैं उन पर कम ध्यान दो, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहिए। अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी है, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में हमें देखना चाहिए या अध्यापक के पक्ष पर असफलता के रूप में देखना चाहिए। तो देखिए, सिंपल सा है, बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए, असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये मापदंड और योग्यता आधारित मापदंड बनाने के रूप में नहीं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। याद रखना, ऑप्शन बी। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हमें हमेशा संसाधन के रूप में देखना चाहिए। किस क्लास रूप में कैसे बच्चे हैं, किस प्रकार के बच्चे हैं, किस लैंग्वेज के बच्चे हैं। मान लीजिए कि अगर भाषा के तौर पे हम देखें तो एक प्रगतिशील कक्षा में कई भाषी बच्चे जो है एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। अब देखिए, वही सेम चीज लेकिन डिफरेंट तरीके से। बच्चों के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, हर बच्चे की एक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। जैसे किसी बच्चे की भाषा जो है वो अलग होती है, हर बच्चे की अपनी अपनी भाषा होती है, हर बच्चे की बोलचाल अलग होती है ना। हर बच्चे का इंटेलेक्चुअल जो है, इंटेलिजेंस जो होता है वो अलग होता है ना। हर बच्चे का जो है मानसिक जो है और तार्किक जो क्षमता होती है वो अलग होती है, शारीरिक क्षमता अलग होती है। तो शरीर के बारे में बात, तो इसी की बात कर रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हमें किस रूप में देखना चाहिए और ये जो है किस प्रकार से होती है। तो ना अनुवांशिक न पर्यावरण पर आधारित होती है, प्रतिरूपित किया जा सकता है, ना अनुवांशिक न पर। तो यही आंसर है इसका, ऑप्शन बी। हम सभी को पता है कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिलकर बना होता है। इन्हीं दोनों के परस्पर अंतःक्रिया से एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अगर बच्चे का हेरिडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुवांशिकता में या कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके माता पिता से मिलने वाले गुणों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन्वायरमेंट उसका अच्छा हुआ है, मतलब उसका आसपास का वातावरण अच्छा है, वहाँ का रहन सहन अच्छा है, जिस परिवार में रहता है वहाँ पे भी अच्छा है, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का डेवलपमेंट, विकास जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये है आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं पूछा गया है तो क्या नहीं करना चाहिए। अब नकारात्मक क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना,
ये नहीं करना चाहिए, या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का उपयोग, यहाँ पे बोल रहा है जटिल संरचनाओं का, मतलब हार्ड सिलेबस बनाना और कठिन तरीके से बच्चों को पढ़ाने का कोशिश करना, या फिर उन तकनीकों का इस्तेमाल करना जो हार्ड हो, उस एज के बच्चों के लिए उपयोगी ना हो, इस तरीके की संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनको और अधिगम कठिनाई से हो सके, ये होगा, या वो आसानी से हो सके। या सुनने और देखने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए एज अ टीचर आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको आंसर मिल गया होगा। जटिल संरचनाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा सरल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। एज अ टीचर अगर किसी बच्चे को कठिनाई हो रही है अधिगम मतलब लर्निंग में, या उसके सीखने में समस्या जूझ रहा है, वो पढ़ नहीं पाता, तो हमें इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो पढ़ पाए। उसको सुनने में समस्या है तो हम ये सोच के प्रयास करना चाहिए क्लासरूम में वो सबसे पीछे ना बैठाल के सबसे आगे बैठालना चाहिए, क्योंकि ताकि हम बोले तो वो आसानी से सुन सके। ठीक है, अगर दृष्टि बाधित है तो उसको पीछे ना बैठाल के आगे बैठालते हैं। अगर सामान्य बालक है या प्रतिभाशाली बालक है तो इसमें से सबसे ज़्यादा ध्यान हमें सामान्य बालक पे देना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि वो और क्रिएटिव बने, कुछ नए नए उनके ऊपर चुनौतीपूर्ण क्वेश्चंस या उनको चुनौतीपूर्ण चीज़ें देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सृजनात्मकता की पहचान का एक प्रमुख लक्षण क्या है? मैंने आपसे कई बार कहा है कि सृजनात्मकता से संबंधित, क्रिएटिविटी से संबंधित आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। सीटेट के एग्जाम में क्रिएटिविटी से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया बनाना, कुछ नया निर्माण करना। और कुछ नया जब निर्माण तभी करेगा जब व्यक्ति जो है बड़ा तार्किक व्यक्ति होगा, चिंतन करने वाला होगा, अति सक्रिय होगा, काम में जो है सक्रियता दिखाएगा, है ना, मतलब भाई रुचि होगा, उसको इंटरेस्ट होगा किसी कार्य को करने में, तभी वो क्रिएटिव कर पाएगा। मान लीजिए वो आर्टिस्ट हो और उसको म्यूजिशियन का कार्य दे दोगे तो कहाँ से बनेगा वो आर्ट, वो मतलब पेपर आर्ट बनाने में उसको अच्छा लगता है, जबकि म्यूजिक बनाने में म्यूजिक वाले को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसका प्रमुख का एक लक्षण क्या है कि क्रिएटिव जो माइंडेड होगा वो अपसारी चिंतन पर आधारित होगा। ध्यान रखिएगा, चिंतन तो करेगा ही करेगा, लेकिन इस चिंतन में अपसारी चिंतन होगा। चिंतन दो प्रकार का होता है, अपसारी और अभिसारी चिंतन। तो यहाँ जो अपसारी चिंतन होता है, गौर से समझ लीजिए, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए हर एग्जाम में कहीं ना कहीं, पूरे सीटेट के एग्जाम में, चाहे वो हिंदी हो, वो चाहे जो है किसी भी चीज़ के पेपर में हो, वो आपको मिलेगा देखने को। तो अपसारी जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है तो उसके लिए एक से अधिक सॉल्यूशन, मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम, मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन देना है, तो ये उसके सॉल्यूशन है। कई सॉल्यूशन, एक से अधिक तरीकों से समस्या को हल करने का प्रयास करना ही अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। आप समझ गए होंगे, अपसारी चिंतन का मतलब है एक से अधिक तरीकों से समस्या को हल करना। और अपसारी चिंतन का क्या मतलब होता है? किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल एक ही देना, मतलब हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है तो हमने एक दे दिया, बस यही हमारा अभिसारी चिंतन है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है? अधिगम मतलब लर्निंग, जो आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, और अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। तो जो लर्निंग करते हैं, जो आप सीखने का प्रयास करते हैं, उसमें मोटिवेशन को किस तरीके से कायम रखा जाए। जैसे हम किसी कार्य को करते हैं, जैसे मैं आपको सीटेट का एग्जाम करा रहा हूँ, आपके पेपर्स कराता हूँ, इसके लिए मोटिवेट रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मोटिवेट रहने के लिए ये होना चाहिए कि मैं हमेशा जो है नए क्वेश्चंस आधारित आपको पेपर दूँ ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बने। ठीक है, मैं कोशिश रहेगी कि जो बच्चे मेरा पेपर देखें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, जितना ज़्यादा लाइक होगा वीडियो में, और जो बच्चे कमेंट करेंगे, मुझे और इंटरेस्ट जागेगा, है ना, अभिप्रेरणा मिलेगी आप लोगों से। और मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और भी नए वीडियोज़ लेके आऊँगा। ठीक है, अभी मैं डेली आपको एक वीडियो देता हूँ, हो सकता है कि मुझे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, अच्छे जो है लाइक्स मिलेंगे, तो मैं डेली आपके लिए 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो डाल सकता हूँ। तो ये है अधिगम की अभिप्रेरणा।
अब देखिए बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके जो है कायम रख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल काम, होमवर्क दे दो, सिंपल वर्क दे दो, इससे जो है बच्चों का जो है अधिगम की प्रेरणा रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा, मोटिवेट रहेंगे। या यंत्रवत याद रखने पर जोर देना, रट्टू तोता बनाने की बात कर रहा है, या बच्चों को दंड देने की बात कर रहा है, या प्रवीणता अधिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। याद रखना ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देने का मतलब है कि ऐसे चीज़ों को जो है बच्चों से कराना जो उनको आगे के लिए तैयार करें। ठीक है, उनको नए चैलेंजेस लाएं, और जब किसी चीज़ को चैलेंजेस के तौर पे बच्चे देखते हैं ना तो वो मोटिवेट होते हैं। ध्यान रखिएगा, उनको और कार्य करने की इंटरेस्ट जागती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके जो है हम बच्चों के अधिगम की प्रेरणा को जारी रख सकते हैं, कायम रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि। तो देखिए हम गलतियों का विश्लेषण करने की बात कर रहे हैं, तो वो क्यों करना चाहिए, इनके आधार पर वो ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, इसलिए हमें विश्लेषण करना चाहिए। यह अधिगम केवल जो है त्रुटियों का शोधन पर निर्भर करता है, या इसके आधार पर वो दंड की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं कि किसने कितनी गलतियां करी हैं, या फिर त्रुटियों की समझ करके हम अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है, अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। मतलब हम त्रुटियों का विश्लेषण इसलिए करना चाहिए ताकि हम त्रुटियों की गलतियों को समझ सके, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और किस कारण ये गलती कर रहा है, और हम कहीं ना कहीं अपनी टीचिंग स्किल्स को बेहतर करके उनके प्रति अपने टीचिंग स्किल्स को बदल करके कुछ नया तरीके का आजमा करके बच्चे को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यही होता है त्रुटियों का विश्लेषण करना। ठीक है, और सभी ऑप्शन गलत हैं, यहाँ ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, सभी एग्जाम्स में पूछे गए 30 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए गौर से पेपर को सॉल्व करिए और जो बातें बताई जाती हैं उनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वही दे दें। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा हो सकता है, इसके अलावा भी 10 ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें से कौन सा दिया जाता है वो आपको तभी पता चलेगा जब चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम हो सकता है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। मतलब कह रहा है कि बिना जाने पहचाने वो आप मतलब चेक कर दो क्वेश्चंस पेपर को कि हाँ बढ़िया है, ठीक है। अनुकरण व नकल व दोहराना, ये चीज़ ज़रूरी है। या विषय वस्तु को यंत्रवत याद रट्टू तोता वाला कराना, या फिर संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोना। तो देखिए अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं उनके बीच में आपस में मतलब एक संबंध होना चाहिए, एक लिंक्ड होना चाहिए, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। यही एक तरीका होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक लिखा था यहां पे, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलता है या कहलाता है, क्या कहलाता है। तो एकाधिक बुद्धिमानी का क्या होता है, मतलब यहां पे बात हो रही है मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। और ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था गार्डनर ने। याद रखना, गार्डनर ने, ये नाम याद रखना। और गार्डनर ने कितने प्रकार के जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी थी, 8 प्रकार के। तो ये फैक्ट्स बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या है 8 प्रकार की बुद्धि, तो इन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति के अंदर या हर मतलब बुद्धियाँ कोई एक प्रकार की सामान्य बुद्धि नहीं होती, उसमें बहुत सारी बुद्धियाँ होती हैं। जैसे उनको 8 प्रकार की बुद्धियों को अलग डिफाइन किया। जैसे किसी की बुद्धि जो है संगीत में हो, किसी की बुद्धि जो है लेखन शैली में हो, किसी की बुद्धि मैथमेटिक्स में या साइंस के प्रति अच्छी हो, किसी को समझ हो खाली स्थान की समझ हो, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, है ना, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई कुछ नया बनाने क्रिएटिविटी में अच्छा है ना, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा है। तो ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये की बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, ये मल्टीपल एकाधिक बुद्धि होती है। या बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। यह पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है इसमें। यह प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया 8 प्रकार की है, तो बुद्धि जो है कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक मतलब नाम ही दिया है, एक से अधिक बुद्धि की बात कर रहा है। ये किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। 8 प्रकार की बुद्धियों को डिफाइन किया था, वो मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
या बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, या बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, या बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं। तो देखिए अधिगम की संरचनात्मक जो है विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान की प्रक्रिया मतलब मेकिंग जो है प्रक्रिया होती है, जब बच्चे जो है कुछ सीख रहे होते हैं उसमें बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव फॉर्म में रहते हैं वो है बच्चे चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं। ये सभी चीज़ें मतलब एक तरीके से बच्चे किसी भी कार्य को सीखने से पहले एक सक्रिय भूमिका निभाता है। उस ज्ञान के प्रति उनका रुचि भी उनके लिए मायने रखता है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ें। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है ये बताना है। तो प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कुछ सीखते हैं, अधिगम मतलब लर्निंग, कुछ नया सीखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। हम सीखना तभी हो सकता है हमारा, जब हम सीखते तभी हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं। याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं तो प्रयासों से ही फर्क पड़ता है। असफलता अनियंत्रित है। तो अनियंत्रित कैसे? असफलता नियंत्रित होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद जो है जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं, उस चीज़ में सफल हो जाते हैं तो वो एक स्थायी रूप में काम करता है। तो एक तरीके से असफलता जो है अनियंत्रित नहीं होती है ना। योग्यता सुधार्य है। अब योग्यता सुधार्य है का मतलब है, देखिए अनुभव, अभ्यास और व्यवहार से एक अनुभव अभ्यास से व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन लाया जाता है कोई भी। तो याद रखना ऑप्शन इसका सी जवाब है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का, किसी टीचर का क्यों होता है? ये होता है उसकी सीमा पहचानने के लिए, वो कहाँ गलतियाँ कर रहा है, उसकी गलतियाँ क्या है, ताकि हम उसको जान पाए, है ना, उसका टेस्ट ले सके, उसका डायग्नोज कर सके कि इस समस्या का निदान भी क्या हो सकता है, हम क्या दे सकते हैं इस बच्चे को निदान। तो मूल्यांकन एक समस्या का किसी बच्चे के बारे में एक तरीके से जो है कुछ जानने का प्रयास होता है कि बच्चा कहाँ गलतियाँ कर रहा है, उसको कितनी नॉलेज है। तो बालक को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, या जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, या अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या उत्पादक जीवक जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका प्रश्नपोषण देना। तो देखिए ऑप्शन सी इसका जवाब है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके, ताकि जो है उसको सुधार किया जा सके और बच्चे का अधिगम एक सही तरीके से चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, अब बच्चे कब सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं? जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, या सूचना अलग अलग जो है टुकड़ों में प्रस्तुत की गई हो, या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन इसका सही है सी। ध्यान रखिएगा, सीखने में तभी किसी बच्चा ही नहीं बड़ा भी होगा तो भी उसको सीखने में कठिनाई तभी होगी जब हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो अलग अलग टुकड़े में हो, अस्त व्यस्त रूप में हो, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको एक चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर के बारे में जो चीज़ें दी जा रही हैं वो आपको अस्त व्यस्त दी जा रही है। जो पहले आपको जो है किसी थ्योरी के बारे में ब्रीफिंग दी जानी चाहिए तो ब्रीफिंग न देकर पहले उदाहरण बता दे रहे हैं, उदाहरण न देकर के नियमों की जानकारी बिल्कुल आखिरी में दी जा रही है। जैसे कि मान लीजिए आपको ABCD पढ़नी है तो ABCD के लिए एक प्रक्रिया है, पहले बच्चे को ABCD बोलना आना चाहिए, ABCD है ना, ये फिर उसको थोड़ा थोड़ा लिखना आना चाहिए। अब अगर ABCD की पढ़ने की जगह आप सीधा उसको पढ़ाएं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी कठिनाई होगी, उसको सीखने में बहुत दिक्कत होगी। तो याद रखना सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे जो कठिनाई का है वो ऑप्शन सी है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? देखिए अधिगम की सबसे सर्वोत्तम अवस्था, किस अवस्था में बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है? जब संतुलित उत्तेजना और कोई भय ना हो, या कोई उत्तेजना नहीं हो या कोई भय नहीं हो। उत्तेजना मतलब है कि बच्चे के अंदर कोई उत्तेजना ना हो, रुचि ना हो एक तरीके से। भाई किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उत्तेजित होना पड़ता है, हमें रुचि इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, स्टिमुलेट होना चाहिए, हमें अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। तो
तो देखिए उच्च उत्तेजना होगी तो उसमें जो है अधिगम कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, इमोशंस ज़्यादा बहेंगे, भय बहेगा, डरेगा। निम्न उत्तेजना उच्च भय, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। हमें जो है मोटिवेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल संतुलित अपने अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए और इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए उस कार्य के प्रति, अधिगम के प्रति, है ना, उसमें रुचि होना चाहिए, ठीक है, और हमें उस कार्य को करते हुए कोई भी डर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होती है? कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने सिद्धांत जो दिया था वो नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने नैतिकता के सिद्धांत में 3 लेवल दिए थे, याद रखना 3 लेवल, ये लेवल याद कर लेना। तीनों लेवल के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। पूर्व पारंपरिक अवस्था जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, ये पहला लेवल है। उसके बाद पारंपरिक अवस्था, ये दूसरा लेवल है, और उसके बाद पश्चात पारंपरिक अवस्था, ये तीसरा लेवल है। तो तीनों लेवल हो गए। अब याद रखना यहाँ पे नैतिकता बाहरी कारणों द्वारा निर्धारित हो रही है, तो ये अवस्था है पूर्व पारंपरिक अवस्था। ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लो। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता बाहरी कारणों द्वारा निर्धारित होती है, ये जो लेवल में कहा गया है ये पूर्व पारंपरिक अवस्था या फिर कह लीजिए प्री कन्वेंशनल लेवल में कहा गया है। इसमें नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। पूर्व पारंपरिक अवस्था में, पहले लेवल की अवस्था में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। बाहर से मिला जो भी बच्चे को ज्ञान मिल जाए, जो भी नैतिकता के गुण मिल जाए, वही उसे नैतिकता मान लेता है। जैसे चोरी करना पाप है, अगर एक बच्चा जो है, एक माता पिता अगर अपने बच्चों को चोरी के गुण ना सिखाए और उससे कहे कि गलत बात बेटा नहीं, झूठ नहीं बोलना है या किसी की चीज़ नहीं उठाना है, गलत बात, तो वो उसी को अच्छा मानेगा, उस माँ बाप की बात मानेगा। लेकिन उसी उम्र का बच्चा किसी और फैमिली में और वो चीज़ें कहें कि वहाँ जाओ और वहाँ से उठा लाओ, है ना, कई बार मतलब अब पेरेंट्स भी चोरी करना सिखाते हैं। आप देखिए जो है रोड साइड जो बच्चे होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो सामान उठाएं तुरंत लेके भाग जाएंगे। तो यही होता है, नैतिकता उसमें बाहरी कारणों से होती है। जो भी आप उसे बाहर से दे देंगे उसी को नैतिकता मान करके लिए जो है बच्चा जो है ग्रहण कर लेगा, अपने जीवन में फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नैतिकता आंतरिक कारणों से कहाँ पर होती है, तो नैतिकता का आंतरिक कारण होता है पश्चात पारंपरिक अवस्था जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें नैतिकता जो है आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है। आंतरिक कारण मतलब कि बच्चा स्वयं को जो है खुद से ही मोरालिटी सीखेगा, वो अंतर समझने का प्रयास करेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। उसको अगर इस उम्र तक ये सीख समझ में आ जाए कि चोरी करना गलत है तो वो चोरी नहीं करेगा हर हाल में, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक कार्य के दौरान रुचिका स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत चाक क्या दर्शाता है। तो देखिए लेव वाइगोस्की का जो भाषा जो है कि चिंतन के बारे में बात कर रहा है ये, और वो बच्ची जो है वो स्वयं से बात करती है, तो ये उसके आत्म केंद्रितता को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, ये बच्ची के आत्म केंद्रितता को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन कराया था कि मूल्यांकन का क्या मूल लक्ष्य होता है, मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, ये आपने जान लिया होगा। समस्या का समाधान करने के लिए मूल्यांकन का होना जरूरी है। हर बच्चे का मूल्यांकन जरूरी है, ठीक है। और इसका लक्ष्य होता है विद्यार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना कि उसकी क्या ज़रूरत है। तो बिल्कुल आंसर हमें मिल गया तुरंत ही। मैंने आपको बताया कि ज़रूरत, उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना होता है। मूल्यांकन से हम ये समझेंगे कि क्या बच्चे को कितना पढ़ाना है, कैसा पढ़ाना है, और क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, कितना उसको नॉलेज है ना, वो समस्याओं का समाधान करता है तो किस तरीके से करता है ना, उसमें क्या कमियां छोड़ जाता है। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। विद्यार्थियों की ज़रूरत और आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाना चाहिए। तो कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, नैतिकता का सिद्धांत। अब यहाँ पे देख लेते हैं नैतिकता की बात कहाँ पे हो रही है। तो इसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। ये विस्तृत परीक्षण है या नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में स्पष्ट संबंध को दर्शाता है। ये उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलबर्ग ने माना है कि जो व्यक्ति जो होता है एक बौद्धिक मैच्योर जो होता है ना,
जैसे हम और आप हैं एक बौद्धिक मैच्योर व्यक्ति हैं, शारीरिक रूप से हों या चाहे मानसिक रूप से हों, संज्ञानात्मक जो है परिपक्व हैं, और नैतिक परिपक्वता के बीच में जो हम सहयोग, जो हम एक परस्पर क्रिया करते हैं, है ना, उन चीज़ों के सहयोग का समर्थन करता है, ये उनका सिद्धांत। ठीक है, जैसे किस उम्र में क्या होगा, किस उम्र में नैतिकता की अनुपस्थिति होगी और किस उम्र तक जो है नैतिकता की जो है आंतरिक मूल्यों से मिलेगी, उसको खुद से मोरालिटी सीखेगा, चीज़ों को जानने का प्रयास करेगा, तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर राहुल रोने लगा। ठीक है, चोट लगने पर वो रोने लगा, तो ये देख करके पिता ने उसके कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़कियों की तरह रोते हो, लड़के कभी रोते नहीं हैं, ऐसे कैसे। तो ये देखिए पिता का जो कथन है वो किस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है, यह समानता को बढ़ावा दे रहा है, या रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, यह सहयोगिताओं को जो है चुनौती देता है। तो इसका देखिए सही जवाब क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बिल्कुल सिंपल है, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़कों की तरह ये करो, लड़कियों की तरह ये ना करो, है ना, ये चीज़ें जो हैं रूढ़िबद्धता को दर्शाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, तो एक प्रगतिशील कक्षा में सभी प्रकार के छात्र होते हैं, सभी चीज़ें उसमें बच्चों को फोकस की जाती है, पढ़ाई के बहुत विस्तृत तरीकों की जानकारी दी जाती है, बहुत नए नए तरीक़ों से अधिगम प्रक्रिया कराई जाती है, यही एक क्लासरूम होता है। तो देखिए ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल आंसर हमें तुरंत ही मिल गया। स्पर्धा पर बल देना चाहिए, या पाठ्यक्रम जो है उसको, जो भी पाठ्यक्रम मिला है, जो भी सिलेबस है उसका पालन करना चाहिए, या जो एकेडमिक मार्क्स होते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। तो नहीं, हमें प्रगतिशील कक्षा जो होती है, प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होती है, उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे नॉलेज क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या गेन कर रहे हैं, और वो कैसे गेन कर रहे हैं, कितनी गेन कर रहे हैं, क्या उसमें जो गेन की प्रक्रिया है, नॉलेज जो भी नॉलेज वो गेन कर रहे हैं उसमें और क्या क्या चेंजेस ला करके बच्चे के और जो है क्रिएटिव बनाया जा सके। तो ज्ञान की जो संरचना होते हैं उनके अधिक से अधिक मौके प्रोवाइड कराने चाहिए एज अ टीचर आपको प्रगतिशील क्लासरूम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने। अब देखिए बहुत सिंपल है, सामान्य मतलब सामान्य और विशिष्ट कारक मतलब जो है जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। ये दो इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दोनों सिद्धांत को हम कहते हैं ध्यान रखिएगा, द्विकारक सिद्धांत कहते हैं, द्विकारक इंटेलिजेंस कहते हैं, द्विकारक बुद्धि कहते हैं, जैसे कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और ये सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, ध्यान रखना स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के अंदर एक सामान्य बुद्धि होती है जिसे कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, और एक व्यक्ति के अंदर जो है विशिष्ट बुद्धि होती है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक में मतलब म्यूजिक जो होता है बच्चा सीख रहा है, कोई आर्ट में अच्छा है, कोई रनिंग में अच्छा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है ना, कोई जो है मैथमेटिक्स में गणनाओं में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, ये सब विशिष्ट जो है बुद्धियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर जो है जनरल बुद्धि के अलावा जो है ज़रूरी हो सकता है कि एक कुछ व्यक्तियों के अंदर कुछ स्पेसिफिक बुद्धियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अब देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया की बात हो रही है, तो समाजीकरण का क्या मतलब होता है ना। समाजीकरण की प्रक्रिया जो है कहाँ से प्रारंभ होती है, यह हम सभी को पता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो है परिवार से ही प्रारंभ होती है। जहाँ उसका घर होता है वहीं से सबसे पहले उसका लालन पालन पोषण सब कुछ शुरू होता है। ठीक है, फिर बाहर जो है, बाहर का मतलब पड़ोस, ठीक है, फिर आसपास का जो मोहल्ला है वहाँ से प्रक्रिया होती है समाजीकरण में योगदान, फिर उसका आता है स्कूल। तो ये परिवार प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक के रूप में जो है हम देखते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है विद्यालय, इसमें आंसर्स देख लेते हैं कि कौन प्राथमिक है कौन द्वितीयक है। तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, मैंने आपको सही बताया कि विद्यालय जो है वो द्वितीयक कारक के रूप में, और परिवार जो है एक प्राथमिक कारक रूप में कार्य करता है, जहाँ पे पहले जो है बच्चा परिवार में ही सीखता है,
सारे गुण जो है अडॉप्ट करता है, यहाँ तक कि वो भाषा जो है वहीं से सीखता है। पहली उसकी जो मातृभाषा होती है वो वहीं से सीखता है। जैसे कुछ बच्चों की मातृभाषा इंग्लिश हो सकती है, कुछ बच्चों की पंजाबी हो सकती है, कुछ बच्चों की तमिलियन हो सकती है, कुछ बच्चों की हिंदी हो सकती है। ये वहीं होता है, परिवार से ही उसको ये गुण मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही जवाब देखिए क्या है। तो ये सिद्धांत दिया था स्किनर ने, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, इसको अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है सिद्धांत? इस क्रिया के माध्यम से कोई एक्शन जो है बार बार होता है। जैसे कि मान लीजिए एक इसमें जो टेस्ट हुआ था वो एक चूहे को एक पिंजड़े में रखा गया, उसमें एक लॉक लगा दिया गया। ठीक है, या फिर एक ट्रिगर ऐसा था जिसमें चूहा जब आता और उस ऊपर रखा हुआ खाना रहता था, यहाँ पे जैसे रखा है खाना, और ये इस पे चढ़ता, इस पे चूहा जैसे इसने चढ़ा यहाँ पे, और ये इसका एक जैक लीवर कुछ गिरा और ये जाकर के ये यहाँ का ढक्कन खुल गया और यहाँ से खाना गिर गया। तो नेक्स्ट टाइम भी सेम चीज़ जब वो ऐसा ही होगा, यहाँ पे एक लीवर लगा है, यहाँ पे एक लीवर लगा है जिस पे खाना रखा है, ये देखिए खाना रखा है, यहाँ पे चूहा इसने जंप किया, इसका लीवर खुला और ये खाना गिर गया, इसने खा लिया। तो ये चीज़ें होती है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, इस क्रिया से सीखना जो है स्थायी हो जाता है। ध्यान रखना है, इस क्रिया से सीखना स्थायी हो जाता है। जब आप कोई एक्शन बार बार करते हैं, आप बार बार डेली करते हैं, वो एक्शन करते करते आप इतना माहिर हो जाते हैं उस चीज़ में कि आपको कभी देखने की ज़रूरत नहीं। कई बार आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति जो है टाइपिंग जब करते हैं तो जो बिल्कुल देखते ही नहीं है, इतनी तेज़ टाइपिंग करते हैं, इतनी तेज़ टाइपिंग करते हैं कि जीवन में मैंने इतनी तेज़ी टाइपिंग आपने नहीं देखी होगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को इस सिद्धांत का जो यूज़फुल होता है वो मंद व्यक्तियों पर करना चाहिए। जो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उन पर जो है इस तरीके के जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है। ये सिद्धांत जो है सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है। ध्यान रखना, ये सिद्धांत सीखने की क्रिया में सबसे ज़्यादा अभ्यास पर बल देता है और ये सिद्धांत है स्किनर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कह लीजिए या बौद्धिक विकास का सिद्धांत कह लीजिए। इन्होंने जो है व्यक्ति के जो बच्चे के जो डेवलपमेंट की बात करी थी, विकास की बात करी थी, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को डिफाइन किया था। याद रखना, 4 स्टेजेस जो इन्होंने डिफाइन किए थे। तो पहला जो चारों जो है चरणों की बात कर रहे हैं वो मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चंस करा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस जो है स्टेज का नंबर है? तो ये है दूसरे नंबर पे आता है। याद रखना, दूसरे नंबर पे। इसमें क्या होता है, मुख्य गुण क्या होता है? इसमें बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास जो है केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। यह विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है। तो देखिए कौन सा सही है कि ये केवल अधिगम से नहीं, केवल विद्यालय में नहीं होता। अधिगम की प्रक्रिया तो परिवार से भी होती है, आसपास से भी होती है, जहाँ रहते हो वहाँ से होती है, जहाँ घूमते हो वहाँ से होती है, जहाँ जिनके साथ उठते बैठते हो वहाँ होती है। तो ये विकास की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया तो हमेशा चलती रहती है और सभी जगह होती है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं होती है, सभी के लिए असमान रूप से कार्य करती है। विकास बहुआयामी होते हैं। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान नहीं होता। विकास जो है निरंतर चलता रहता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। वोम्ब टू टॉम्ब होने वाली प्रक्रिया है। तो इसकी जो दर होती है वो बहुआयामी होती है। शारीरिक अलग होती है, मानसिक अलग होती है ना। ये सभी जो है चीज़ें होती हैं विकास की रूप में देखना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। किस अधिगम प्रक्रिया पर महत्व पर जोर देता है? तो देखिए ये जो जोर देता है ये संतुलीकरण पर जोर देता है। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एक बालक का आहार, जो बालक खाना खाता है उस बालक का आहार, उसकी लंबाई कितनी होगी, इसको प्रभावित करता है यहाँ
और जो है यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है। ये उदाहरण जो है मुख्यतः इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है किस तरीके से? आनुवांशिकी द्वारा। तो बच्चे की जो हाइट होती है या फिर जो है उसकी कितनी हाइट होगी, उसका खान पान कैसा होगा, या वो कितनी समस्याओं को सुलझाता है, उस पर चिंतन कैसे करता है, ये आनुवांशिकी द्वारा जो है इसका जो है प्रभावित होता है, या वातावरण द्वारा प्रभावित होता है? तो देखिए इसका सही जवाब है वातावरण द्वारा। ध्यान रखिएगा, जैसे बच्चे को वातावरण मिलेगा, जैसा उसको पोषण मिलेगा, वैसा ही वो बनेगा, वैसा ही उसका स्वास्थ्य होगा, वैसा ही उसकी मानसिक क्रियाएं होगी, है ना। अच्छा खान पान में रहेगा तो उसकी जो है शारीरिक ग्रोथ और मानसिक ग्रोथ अच्छी होगी। उसको सही ढंग का खाना नहीं मिलेगा तो उसकी शारीरिक और मानसिक ग्रोथ भी प्रभावित होगी। ठीक है, तो याद रखना वातावरण के रहन सहन, वातावरण का मतलब केवल खान पान से नहीं है, उसके जो है आसपास कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो किस जगह रहता है, इन सब से भी मतलब है। ठीक है, तो ध्यान रखना वातावरण का यहाँ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में डैश 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 पर जोर देना चाहिए, जोर होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा क्या होती है? मैंने आपको कई बार ये बताया है कि समावेशी कक्षा क्या होती है। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव की बात करता है? बिल्कुल भी नहीं। या हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करता है, या अभिमुखी लक्ष्यों को प्रदान करता है, या अभिमेदी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, समावेशी कक्षा जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, इन सभी के जो है क्षमताओं को हमें और बेहतर से बेहतर करना होता है, इनके जो है नॉलेज को बूस्ट करना होता है, हमें जो है बच्चों को तार्किक जो है बनाना होता है ना, ताकि वो जीवन में कुछ अच्छा सके। तो बच्चे के सामर्थ्य को, उनके जो है मेहनत को और अधिकतम करने के अवसर प्रदान करना चाहिए, उनके नॉलेज को और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। समावेशी क्लासरूम का यही एक मूल लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग हुआ है या उपयुक्त होता है? तो देखिए ये जो दिव्यांगजन के लिए है जिनमें शारीरिक दिव्यांगता हो, बिल्कुल यहाँ पे मंदबुद्धि छात्र, विकलांग छात्र और अशक्त शरीर, ये सभी जो है तीनों प्रकार के जो है इसी के अंदर आ जाते हैं। तो याद रखना, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हुई हो, ठीक है, उसे दिव्यांगजन कहते हैं। इसका आंसर मुझे बी भी लग रहा है। आप लोग ऑप्शन में जो मुझे बताइए, मुझे लगता है आसक्त शरीर जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम होता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि जन्म से किशोरावस्था तक जो है विकास का जो प्रक्रिया होती है वो एक जो है पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाओं में बताया है। तो याद रखना, पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी हैं तो उसमें जो है सांवेदिक अवस्था पहली होती है, फिर मूर्त अवस्था होती है, फिर अमूर्त अवस्था आती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विभिन्न पृष्ठभूमि का मतलब है शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे, है ना, भाषाई रूप में बच्चे, शारीरिक रूप में अलग है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं इसको देखना है। तो विभिन्न पृष्ठभूमियों के जो अधिगम जो सीखने आ रहे हैं, एक टीचर जो है वो मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए या ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक जो है मजबूत करे उनके थॉट्स को, या विधिवत जो है संबंधी मुद्दों पर बातचीत जो है टालनी चाहिए, या विविध जो है विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो हमें जो है विविध पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं उनमें विविध जो है विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आज के 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।